नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार जैन, सहायक आचार्य, आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की। इसमें आज हम बात करेंगे साक्ष्य की। साक्ष्य क्या है? एविडेंस अंग्रेजी भाषा के एविडेंस शब्द लैटिन शब्द एविडेंस से निकला है, जिसका तात्पर्य है स्पष्ट रूप से पता लगाना या ये सुनिश्चित करना या साबित करना, या फिर साधारण शब्दों में ये कहें कि साक्ष्य वह है जिसे न्यायालय विवादक बिंदु या तथ्य के सत्य को अभिनिश्चित करने के लिए विधि द्वारा विचार करने हेतु अनुज्ञात करता है। या फिर साक्ष्य की परिभाषा मैं दो शब्दों में कहूँ तो ये हो सकती है कि वो सब तथ्य जो प्रसंगत तथ्यों को साबित ना साबित करने के प्रयोजन के लिए दिया जाता है, वो साक्ष्य कहलाता है। साक्ष्य शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु या बात से है जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता है, अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु या बात जो विवादग्रस्त तथ्य को न्यायालय के समक्ष स्पष्ट कर सके, वह साक्ष्य कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई मान लो कहीं पूर्व कोई विस्फोट हुआ हो, यह विस्फोट का धमाका था तथा उसकी चमक इसके साक्ष्य हैं। मान लो कहीं आगजनी की घटना हो और वहाँ कोई विस्फोट हुआ हो, तो विस्फोट के समय उसकी आवाज़, उसकी चमक, ये सब एविडेंस में देखी जाएगी। किन व्यक्ति ने सुना, देखा, ये साक्ष्य की परिभाषा में आएंगी। साक्ष्य की परिभाषा भिन्न भिन्न विधि शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न तरीके से दी, जिसमें पिक्सन लिखते हैं कि साक्ष्य शब्द जिस प्रकार न्याय कार्यों में प्रयोग किया गया है, उसका तात्पर्य है कि तथ्य, परिसाक्ष्य और दस्तावेज जिन्हें जांचाधीन तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए वैध रूप से किया जाता है। वहीं टेलर महोदय कहते हैं कि साक्ष्य बहस को छोड़कर उन सभी साधनों को कहते हैं जिनके द्वारा किसी बात या तथ्य को साबित या नासाबित किया जा सकता है, जिसकी सत्यता न्यायिक अन्वेषण के लिए प्रस्तुत है। वही सामंड महोदय कहते हैं कि कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो वो साक्ष्य कहलाता है। वहीं सुविख्यात विधिवेत्ता बेंथम कहते हैं कि ऐसा तथ्य जिसके मस्तिष्क के सामने उपस्थित होने पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे, साक्ष्य कहलाता है। साक्षी न्याय की आँख और कान दोनों हैं। इस संदर्भ में स्टीफन महोदय कहते हैं कि साक्ष्य विधि का उचित रूप से अर्थ लगाना न्यायालयों में प्राप्त व्यवहारिक अनुभव को विवादग्रस्त तथ्य के प्रश्न के विषय में सत्य में जांच करने की समस्या को लागू करने के सिवा कुछ नहीं है। सार रूप से ये कहें कि साक्ष्य शब्द में विधि के संदर्भ में विचार करने पर सारे ऐसे वेद उपाय केवल तर्क को छोड़कर सम्मिलित होते हैं जो किसी तथ्य की बात को साबित करने या ना साबित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात जिसकी सत्यता न्यायिक अन्वेषण में प्रस्तुत की जाती है। इसी तरह आसबर्न शब्दकोश के अनुसार साक्ष्य से अभिप्राय उन समस्त विविधिक तथ्यों से है जिनके द्वारा किसी तथ्य को सिद्ध या सिद्ध करने का प्रयास किया जा सकता है। अब संक्षिप्त रूप में ये कहें कि साक्ष्य न्यायालय में जब कोई विषय विवाद का विषय होता है तो उस विवाद के विषय को साबित करने या नासाबित करने के लिए जो तथ्य पेश किए जाते हैं वो सब साक्ष्य की परिभाषा में आते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में साक्ष्य शब्द को परिभाषित किया है कि साक्ष्य क्या है। ये परिभाषा इस प्रकार है, वो बताते हैं कि वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्य द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ये कथन मौखिक साक्ष्य कहलाता है। और वहीं दूसरी तरफ न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल है, ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है। अर्थात जब साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा में साक्ष्य की परिभाषा पढ़ते हैं तो साक्ष्य दो तरह का हो गया, एक तो मौखिक साक्ष्य, दूसरा
डॉक्यूमेंट्री अर्थात दस्तावेजी साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य से मतलब वो कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्य द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है। वही दस्तावेजी साक्ष्य से मतलब न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिन्हें पक्षकार अपने केस के समर्थन में पेश करता है। इस तरह साक्ष्य दो तरह का हो गया, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। लेकिन विस्तृत अध्ययन करने में पता चलता है कि साक्ष्य के और भी प्रकार हैं, जैसे प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, प्राथमिक अथवा मुख्य साक्ष्य, द्वितीय अथवा गौण साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। प्रत्यक्ष साक्ष्य से मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने सुना हो देखा हो वो प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाता है। विवादक तथ्यों या तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य होते हैं, प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाते हैं। दूसरा होता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य। जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता तो ऐसी अवस्था में कुछ परिस्थितियों का सहारा लिया जाता है। ये परिस्थितियाँ घटना के इर्द गिर्द घूमने वाले तथ्य या सबूत होती है, जिनका अवलोकन करने से यह पता चलता है कि कोई घटना वास्तविक में घटी है। इसे ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहते हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य को अप्रत्यक्ष साक्ष्य भी कहा जाता है। जैसे निम्नलिखित की जैसे आपराधिक मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मुख्य उदाहरण हैं अभियुक्त का हास्य, उसकी धमकियाँ, उसके प्रयत्न एवं तैयारी, उनके द्वारा साक्ष्य का गढ़ा जाना या नष्ट किया जाना, उसके मिथ्या कथन, उसका भाग जाना, उसके पास चोरी की संपत्ति का पाया जाना, उसकी पद हैसियत, उसका चरित्र, ये सब परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये बात पूर्ण रूप से स्थापित है कि जब कोई मामला केवल परिस्थितियों के साक्ष्य पर निर्भर हो तो यह आवश्यक है कि वह जो भी परिस्थितियाँ अभियोजन के सामने लाया है उनकी दिशा एकमात्र रूप से अभियुक्त का दोषी साबित करने की ओर होनी चाहिए और कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जो अभियुक्त के दोषी होने से मेल न खाती हो। परिस्थितियों के साक्ष्य पर निर्भर होने वाले मामलों में भी न्यायालय को कुल परिस्थितियों का प्रभाव देखना होता है। परिस्थितियों की जंजीर की एक भी कड़ी टूट जाने पर अभियोजन की सारी बात नष्ट हो जाती है। अर्थात जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं वो कड़ी टू कड़ी जुड़े हुए होने चाहिए, तभी अभियोजन अपने मामले में सफल होगा। उसके बाद बात करते हैं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बाद जो तीसरा साक्ष्य है वो है भौतिक या वास्तविक साक्ष्य। वास्तविक साक्ष्य वह साक्ष्य है जो न्यायालय तथा जूरी की ज्ञानेंद्रियों को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाए। भौतिक साक्ष्य वह साक्ष्य है जो कि उन भौतिक पदार्थों द्वारा प्रस्तुत होता है जो कि जांच के अधीन सव्यवहार से संबंधित है, जैसे चाकू या छुरा जो कि हत्या में प्रयोग किया गया है। छुरा जबकि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है तब वह उसे मुकदमे में भौतिक साक्ष्य होगा। इसी तरह उसके बाद आता है अनुश्रुत साक्ष्य अर्थात सुनी सुनाई बातें। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्राप्त सूचना के अनुसार एक व्यक्ति जो कुछ कहता है अर्थात साक्षी उसे कहता है जिसकी उसने उस तथ्य के बारे में किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जानकारी प्राप्त की, ये सब अनुश्रुत साक्ष्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। क ने क के विरुद्ध एक परिवार दायर किया और आरोप लगाता है कि ख ने उसे लाठी से खूब पीटा है। ग एविडेंस के रूप में पेश किया जाता है। ग कहता है कि उसने स्वयं घटना को नहीं देखा बल्कि किसी ने बताया है। ये घटना देखने का श्रेय किसी अन्य व्यक्ति को है, न कि गवाह को। ये सब अनुश्रुत साक्ष्य कहलाते हैं। उसके बाद है प्राथमिक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य को सर्वोत्कृष्ट साक्ष्य माना जाता है। प्राथमिक साक्ष्य से स्वयं वह दस्तावेज मूल दस्तावेज होता है जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है। दस्तावेज का अस्तित्व या उसकी अंतर्वस्तु हमेशा प्राथमिक साक्ष्य माने जाते हैं और विधि अपेक्षा करती है कि इसे पहले दिया जाए। प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत स्वयं दस्तावेज को ही न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्राथमिक साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है क्योंकि यह प्रसंग तथ्य को सर्वाधिक निश्चितता प्रदान करता है। प्राथमिक साक्ष्य मूल तथ्य के सबूत का प्रत्येक साधन होने के कारण
जब तक ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है अन्य सबूतों को स्वीकार नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए एक विक्रय पत्र ख के पक्ष में अर्थात बी के पक्ष में 1000 रुपये के लिए निष्पादित करता है। ख उस उपयुक्त विक्रय पत्र के आधार पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर करता है। क ये इनकार करता है कि उसने कोई विक्रय पत्र लिखा है। ख ये विक्रय पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करता है। ये दस्तावेजी साक्ष्य है। मतलब अगर दो पक्षकार किसी विक्रय पत्र के संबंध में कोई डीड तैयार करते हैं और दूसरा पक्षकार उस डीड के लिए इनकार करता है तो प्रथम पक्षकार उस डीड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश कर सकता है। उसके बाद आता है द्वितीय साक्ष्य। द्वितीय साक्ष्य कुछ परिस्थितियों में दिया जाता है जिसमें प्रथम साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, जहाँ मूल दस्तावेज की नकल या प्रतिलिपि हो या मौलिक दस्तावेज नष्ट हो गया हो या खो गया हो। द्वितीय साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय साक्ष्य के अंतर्गत निम्न प्रकार के साक्ष्य हो सकते हैं, जैसे प्रमाणिक प्रतिलिपि, मूल की आंतरिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियाँ, मूल से मिलान कर बनाई गई प्रतिलिपियाँ, दस्तावेज के प्रतिलेख, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का मौखिक वरदान। ये सब द्वितीय साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य उस साक्ष्य से अभिप्राय है जिसे गवाह ने स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मुख से व्यक्त किया हो। इसमें भी सभी बयान शामिल हैं जिन्हें न्यायालय अपने समक्ष जांचाधीन तथ्य के मामले के बारे में साक्षी द्वारा कहे जाने की आज्ञा देता है। मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। जैसे ए ने बी के विरुद्ध मानहानि का एक मुकदमा दायर किया। वाद पत्र में उसने आरोप लगाया कि बी ने कहा कि ए के कलकत्ते में चोरी की है। इस मामले में क के साक्षी ये आकर कह सकते हैं कि ख ने अर्थात बी ने उसकी उपस्थिति में कहा कि ए ने चोरी की है और उन लोगों ने सुना है। दूसरा है 8वें नंबर का है दस्तावेजी साक्ष्य। जब कोई साक्ष्य दस्तावेज के माध्यम से या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। ये दो तरह का होता है, प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य। इस तरह साक्ष्य विधि में साक्ष्य को परिभाषित किया और साक्ष्य विधि के जो 3 मूल सिद्धांत वो ये है कि साक्ष्य को विवादों के मामले तक ही सीमित होना जरूरी है, अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य न होगा, सब मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य देना आवश्यक है।